नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चित्रकूट में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन पूरा हो गया और इसके बाद सभी नेता गंगा आरती के लिए ई रिक्शा से पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है चित्रकूट में। आज उसका दूसरा दिन था, जिसमें कई राष्ट्रीय नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे, सरकार के चेहरे सभी यहां पर मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम को आप देख सकते हैं, साथ ही साथ राज्यपाल भी आज यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंची थी। और अब जबकि दूसरा दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, तब सभी लोग ई रिक्शा पर सवार होकर पहुंचे हैं आरती देखने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को देख सकते हैं आप। सुनील बंसल भी तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चिंतन मंथन किया जा रहा है 2024 की तैयारियों को लेकर। और इन सब के बीच जबकि शिविर का आज दूसरा दिन समाप्त हो गया है, तब आरती में शामिल होने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए हैं। कल प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन आज की जो दो तस्वीरें सामने आई हैं वहां से वो आप देखिए। एक तरफ ई रिक्शा की सवारी और दूसरी तरफ आरती में शामिल होने के लिए ये सभी बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, केशव प्रसाद मौर्य, उनके ठीक बगल में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, सुरेश खन्ना सभी मौजूद हैं। और आज दिन भर चिंतन मंथन किया गया है कि 2024 में बीजेपी लोकसभा सीटों के जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है, उसको कैसे फतेह किया जाए। उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, आगे की रणनीति तैयार की गई है। कल शिविर का तीसरा दिन होगा, मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल होंगे। लेकिन आज जबकि दूसरे दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, उसके बाद की आप तस्वीरें देखिए, जहां ये सभी बड़े चेहरे गंगा आरती में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। जो आप पहली तस्वीर देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर आरती की सभी तैयारियां पूरी हैं और सभी बड़े चेहरे यहां आरती देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को आप समझिए तो भारतीय जनता पार्टी का जो माइक्रो मैनेजमेंट है हर बूथ को जीतने का, उसको लेकर जो रणनीति बनाई गई है, कैसे उसको धरातल पर उतारा जाए, उसी को लेकर ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें तमाम पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। दिल्ली से भी बड़े चेहरे वहां पर पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यूपी सरकार के मंत्री और बड़े चेहरे उत्तर प्रदेश के भी यहां पर इस प्रशिक्षण शिविर में शिरकत कर रहे हैं। सत्र सभी व्यवस्थित चल रहे हैं, सभी विषयों पर चर्चा हो रही है और हम लोग आज मंदाकिनी की आरती करने जा रहे हैं। हमारे सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता, सभी लोग। और माँ से प्रार्थना, जब चित्रकूट आए हैं तो माँ का दर्शन करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए और कामताना जी से आशीर्वाद लेकर जनता की सेवा करने का, सेवा के लिए विनती प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी ने, डिप्टी सीएम साहब, एक ट्वीट करके कहा है कि ये जो प्रशिक्षण है ये लूटने के लिए प्रशिक्षण है जी। एक ट्वीट करके कहा है कि जो चित्रकूट में प्रशिक्षण चल रहा है, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुकी है, चुक चुकी है, फ्रस्ट्रेशन में उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ समाज के हित में, प्रदेश हित में कार्य कर रही है। क्या कहेंगे इसे? नहीं, अभी माता मंदाकिनी माता की आरती के लिए हम लोग जा रहे हैं। चित्रकूट में प्रशिक्षण वर्ग है, अभी गाड़ी पीछे छूट जाएगी हम लोगों की। सबका आप भी आइए, वहीं पर बात करते हैं। अभी माता मंदाकिनी की आरती के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चित्रकूट से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जो कि सभी से बातचीत कर रहे थे। राजीव, आज प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं वो बताइए। ई रिक्शे पर बैठकर जाने के पीछे का कारण क्या है और अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो चित्रकूट के घाट पर है, वहां पर बीजेपी के सभी पदाधिकारी और जो नेता और मंत्री पहुंचे हैं वो आरती कर रहे हैं। आपने देखा कि जो आज दूसरे दिन का जो प्रशिक्षण वर्ग था, उसकी समाप्ति के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। पहले दिन आपने देखा कि कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की, कामतानाथ जी के दर्शन किया, पूजन किया। इस वक्त हमारे साथ तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं, वो हमारे साथ है, जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है। सर देखिए, आज प्रशिक्षण वर्ग है और प्रशिक्षण वर्ग में चित्रकूट में आने के बाद यहाँ आरती में हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं
और निश्चित तौर पर पवित्र स्थली है। इस पवित्र स्थली पर कल हमने परिक्रमा किया, आज आरती में शामिल हुए। आप क्या कहें? उत्तर प्रदेश को समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने के लिए, सुरक्षित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिन रात तप कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 प्रदेश बनाने के लिए, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए माँ मंदाकिनी से हम आराधना करने आए हैं। राम घाट पर हम सभी से प्रार्थना करने आए हैं। जैसे कि आपने सुना, ये वो तमाम नेता थे जो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण जी भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर आज? भगवान राम की तपोस्थली है। भगवान राम की वजह से भारतवर्ष की पहचान है। हम उनके वंशज हैं। भगवान राम ने नंगे पैर यहाँ भ्रमण किया और तपस्या की। हम लोगों ने भी रात को कामदगिरी की परिक्रमा की और अब यहाँ माँ गंगा की आरती करने के लिए आए हैं। ये भारतीय संस्कृति है। जैसे कि आपने देखा इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, हमारा देश विश्व का विश्व गुरु बने, इसी भावना और कल्पना के साथ हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज आरती में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। जैसा कि आपने सुना अमित कि ये वो तमाम नेता और पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर आज प्रशिक्षण वर्ग के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं आरती करने। आप देख रहे हैं कि बारिश के बीच बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ मां मंदाकिनी की आरती इस वक्त की जा रही है। तमाम वो दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत तमाम कैबिनेट मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी इस वक्त चित्रकूट के धाम पर मां मंदाकिनी की पूजा अर्चना और आरती करते नजर आ रहे हैं। रामघाट की जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े चेहरे पहुंचे हुए हैं। मां मंदाकिनी की आरती यहां पर शुरू हो चुकी है। उस आरती में शामिल होने के लिए और हमारे सहयोगी राजीव सभी से बातचीत कर रहे थे। सभी का यह कहना है कि भगवान राम की तपोस्थली है चित्रकूट। अयोध्या से भगवान राम जब रवाना हुए तो श्रृंगवेरपुर पहुंचे, उसके बाद प्रयागराज और प्रयागराज के बाद जो उनका अगला पड़ाव था चित्रकूट था। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का ये चिंतन शिविर चल रहा है। मंथन 2024 की तैयारियों को लेकर किया जा रहा है। राजीव, आज दूसरे दिन की बड़ी बातें जो प्रशिक्षण शिविर से निकलकर सामने आई हैं। देखिए, आज दूसरे दिन भी जिस तरह से पहले दिन 5 सत्रों का आयोजन किया गया था, उस दौरान दूसरे दिन भी 5 सत्रों का आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर बात की गई है। ऐसे में ये वो कौन कौन से मुद्दे थे उसकी जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ MLC पाठक साहब मौजूद हैं। आज 5 सत्रों में किन किन मुद्दों पर बात की है? देखिए, प्रशिक्षण वर्ग में अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। जो वैचारिक अधिष्ठान के विषय हैं, उन वैचारिक अधिष्ठान के विषय, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के कामकाज, मोदी सरकार की उपलब्धियां, योगी सरकार की उपलब्धियां, इन सारे विषयों को विस्तार से और उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला है। जब आप प्राइमरी में पढ़ते हैं तो सभी विषय एक ही अध्यापक पढ़ाता है और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते आते हैं हर विषय अलग अलग पढ़ाता है। इसलिए सरकार के अलग अलग विषयों पर अलग अलग उपलब्धियों पर चर्चा होती है। 2024 कितना बड़ा मुद्दा है? 2024 में हम अभी कल सर्वे आया एक चैनल का और उस सर्वे में हमने 76 सीटें जीती हैं। 2024 में हम 80 की 80 सीटें माननीय मोदी जी को अर्पित करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है। योगी जी लगातार तपस्वी के रूप में काम कर रहे हैं। 2024 में 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में भ्रष्टाचार छुपाने के लिए प्रशिक्षण हो रहा है। ऐसा है कि जिसकी जैसी नीयत होती है उसको वैसे ही बरकत दिखती है। ठीक है, तो मिशन 80 को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस बार लक्ष्य है कि सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज की जाए। हमारे सहयोगी ने बीजेपी के कुछ और नेताओं से बातचीत की है जिन्होंने प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की है। क्या कहा उन्होंने, वो देखते हैं। जानते हैं कि यहाँ चिंतन शिविर, प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और भगवान राम की नगरी है। जब भगवान राम 11 साल 11 महीने 11 दिन जिन्होंने वनवास के व्यतीत किए थे, आज सौभाग्य हम लोगों का कि तपोस्थली पर, उस धार्मिक स्थल पर हम लोग मौजूद हैं। और आज आम नागरिक की तरह, जैसा कि आदरणीय मोदी जी, योगी जी का कार्यशैली है, उनके निर्देश है, उनका संकल्प है कि लाल बत्ती की कल्चर खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने खत्म किया, उसी तरीके से आम जनमानस की तरह भगवान राम की तपोस्थली पर
हम लोग उनको प्रणाम करने के लिए सब लोग जा रहे हैं आम जनता के बीच में। अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है प्रशिक्षण के नाम पर भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रशिक्षण ले रही है। ये अखिलेश जी से खुद जाके पूछिए कि कैसे चचा भतीजा परिवार के लोग मिलकर के लूटते थे। खनन मंत्री खुद जेल में हैं और केवल और केवल अपनी जात बिरादरी और घर तक ही सीमित रहे। यहाँ जनमानस ने उनको नाकार दिया। अब वो खिसियाहट है, वो उनके सहयोगी ही बोल रहे हैं कि एसी कमरे, शानदार एकांत एसी में रहकर कुछ भी ट्वीट कर देते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी ट्रांसफर में धांधली और महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दे रही है। ये ट्वीट किया अखिलेश यादव ने। ट्वीट के जरिए उन्होंने तंज कसा है और इसी पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने पलटवार किया था, जिन्हें आप सुन पा रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव का ये ट्वीट भी देख लीजिए जो उन्होंने इस प्रशिक्षण शिविर को निशाने पर लेते हुए किया था। तो अखिलेश ने ट्वीट में लिखा है, सुना है चित्रकूट में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। शायद इसमें भ्रष्टाचार व ट्रांसफर पोस्टिंग की धांधली को छुपाने, रूठों को मनाने, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, टूटते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व महंगाई पर बहाने बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे भाजपाई जनता का सामना तो कर सकें। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि लगातार हार मिलने के चलते अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी का इस समय चुनाव में हार के बाद, लगातार हार के बाद हार, थोड़ा ये मानसिक संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अच्छा से इलाज करा ले। अभी देख रहा था एक दिन मैं भोले बाबा का पहले विरोध करते तब पूजा उजा किए हैं, शायद कुछ सद्बुद्धि आवे, लेकिन आ नहीं रही। बीजेपी ने कब तक आएगी इनकी बुद्धि वापस? जब कामतनाथ स्वामी जी कृपा करेंगे। बीजेपी वालों का काम रहता है कि श्री अखिलेश यादव जी का इस समय चुनाव में हार के बाद, लगातार हार के बाद हार। इधर यूपी एमएलसी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दोनों प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने धर्मेंद्र सिंह सैथवार और निर्मला पासवान को विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। 1 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख है। बता दें कि विधान परिषद में अहमद हसन की मौत और जयवीर सिंह के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है, जिस पर उपचुनाव होना है और इसी के लिए बीजेपी की तरफ से 2 नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। आजमगढ़ शराब कांड का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी का विधायक रमाकांत यादव निकला। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ। पुलिस को कोर्ट से रमाकांत यादव की 14 दिन की रिमांड मिल गई है, जहां पुलिस रमाकांत से शराब कांड को लेकर सवाल जवाब करेगी। आपको बता दें कि यहां फरवरी में अहरौला थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की जान चली गई थी। इन लोगों ने सरकारी ठेके से शराब खरीदी थी और रमाकांत यादव के भांजे रंजेश यादव के नाम पर इसका ठेका था। आरोप के मुताबिक एसपी विधायक रमाकांत यादव अपने भांजे के नाम से मौत का कारोबार कर रहे थे। उसमें पुलिस के द्वारा 39/22 एफआईआर नंबर पंजीकृत किया गया था, जिसमें 13 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट लगी थी। अन्य लोगों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी। अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम इस विवेचना के दौरान प्रकाश में आया। पुलिस के द्वारा अलग अलग तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गोपनीय रूप से साक्ष्य इकट्ठे किए गए। उसके आधार पर अभियुक्त रमाकांत यादव का नाम प्रकाश में आने के बाद पुलिस के द्वारा नियमानुसार माननीय न्यायालय से रिमांड की रिक्वेस्ट की गई है, प्रेयर की गई है और माननीय न्यायालय द्वारा जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की पुलिस को ग्रांट कर दी गई है। इधर बाहुबली माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अली पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो पिछले 8 महीने से फरार चल रहा था। अब उसने कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अभी तक फरार है। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अली पर मारपीट और रंगदारी मामले में केस दर्ज था। चित्रकूट में डकैत भालचंद्र यादव के एनकाउंटर को लेकर कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन एसपी और एसटीएफ के पुलिसकर्मी समेत 15 लोगों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर का मुकदमा दर्ज किया गया है। पिछले साल 31 मार्च को गौरी यादव गिरोह के सदस्य भालचंद्र यादव को बहिलपुरवा इलाके में एसटीएफ ने मार गिराया था।
भालचंद्र की पत्नी ने फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताते हुए कोर्ट में शिकायत दी थी। वहीं भालचंद्र पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के 10 महीने के बाद फर्जी एनकाउंटर का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला भालचंद्र यादव पड़ौनिया जागीर का एक व्यक्ति था जो सतना न्यायालय में पेशी करने गया था। पेशी से लौटते हुए चित्रकूट एसटीएफ और स्क्वाड टीम और जिला पुलिस ने उसका कोठी के पास से अपहरण करके उसको बहलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माड़ो बांध के पास उसका मर्डर कर दिया, जिसकी उसने पहले दिन से ही उसमें ये था कि ये बदमाश नहीं था, ये सीधे साधे आदमी का मर्डर हुआ है, ये सीधे सीधे हत्या है। देखिए 156(3) में एक आदेश हुआ था, उसमें भालचंद्र हैं उनके साथ मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हुई थी। उसी में 156(3) में करीब पहले आदेश हुआ था, जिसमें कि अभी मुकदमा बन गया। खबर आगरा से, जहां पर बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान को निशाना बनाया। बदमाश दुकान से नकदी, सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। ये मामला फतेहाबाद के कस्बे का है, जहां बदमाश दुकान की छत तोड़कर अंदर दाखिल हुए, जेवरात पर हाथ साफ किया। बदमाशों ने दुकान में लगे सीसीटीवी को भी तोड़ दिया। और अब खबर ललितपुर से, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़फोड़ से नाराज होकर पूर्व प्रधान ने खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद थी। आग से पूर्व प्रधान बुरी तरीके से झुलस गए हैं और उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली के अमरपुर मंडी का है। रुक करते हैं सहारनपुर का, जहां पर आसमान से आफत बरस रही है। पहली तस्वीर में आप देख पाएंगे कैसे पानी के तेज बहाव के बीच बच्चों से भरी स्कूल बस गुजर रही है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे सुंदरपुर के शाकुंभरी मार्ग की है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, तेज बहाव के बीच कैसे स्कूल बस पानी के बीच से गुजर रही है। ऐसे में बच्चों की जिंदगी यहाँ पर खतरे में डालनी पड़ी, लेकिन गनीमत रही कि बस तेज रफ्तार से आगे निकल गई और पानी के तेज बहाव में बही नहीं। जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं, उफान पर तमाम नदियां हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने तमाम तरह की परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं। बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से मेरठ हस्तिनापुर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। साल 2020 में यूपी राज्य सेतु निगम ने यह पुल बनाया था। पुल टूटने से कई शहरों से संपर्क भी टूट गया है। तो बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सहारनपुर से लेकर संभल तक नदी उफान पर है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। सहारनपुर में मूसलाधार बारिश से घाड़ क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश से अचानक हिंडन नदी में जल सैलाब आ गया। नदियों को पार करने के लिए दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी नदी के पास खड़े दिखाई दिए, तो कई लोग तो जिंदगी दांव पर लगाकर नदी पार करते दिखे। वहीं संभल में गंगा के पानी का स्तर खतरे के निशान से करीब 1 फीट ऊपर पहुंच गया। बबराला घाट पर गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है। उधर बाढ़ का पानी पक्के घाट की सीढ़ियों तक आ पहुंचा है। पक्के मंदिरों से पानी अब सिर्फ 6 फीट दूर रह गया है। आपने ट्वीट करा स्मृति ईरानी को चेतावनी देते हुए कि इतना घमंड अच्छा नहीं है स्मृति ईरानी। उनके ऊपर सारे के सारे सत्ताधारी दल के मेंबर पार्लियामेंट मिनिस्टर्स टूट पड़ते हैं। सोनिया गांधी पे इस तरह का हमला बिल्कुल उचित। मैं आई हेल्प यू हमला होता है। हो गया सबका हो गया। पकड़ लिया। अरे उसको भी पकड़ना है जो पीछे बैठा था। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर 3 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। हवाला कारोबार से जुड़े हैं तीनों आरोपी। फर्जी कंपनी बनाकर करते थे ट्रांजैक्शन। आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। घुसपैठ के मास्टरमाइंड के संपर्क में थे लोग।
इनसे पूछताछ के जरिए तमाम और जानकारी भी जुटाई जा रही है। बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर 3 चीनी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि हवाला कारोबार से इन तीनों के तार जुड़े हुए हैं। फर्जी कंपनी बनाकर ये लोग ट्रांजैक्शन किया करते थे। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी आपके पास? देखिए अमित, आपको बता दें कि जब से ये मामला एसटीएफ को ट्रांसफर हुआ है, लगातार एक्शन मोड में एसटीएफ दिखाई दे रही है। चीनी अवैध घुसपैठ मामला जो घरबरा ग्रेटर नोएडा का गांव है, वहां पे ये मामला शुरू हुआ था और उसके बाद ये मामला एसटीएफ को ट्रांसफर हुआ। अब 3 बड़ी गिरफ्तारी हुई है और ये तीनों लोग भारतीय पहचान पत्र लेकर भारत में रह रहे थे और आपको बता दें कि फर्जी कंपनियां बनाकर ट्रांजैक्शन करते थे, हवाला का कारोबार करते थे और इसके अलावा जो चीनी अवैध घुसपैठ थी उसमें नटवर लाल, जो डॉक्टर रवि के नाम से भी जाना जाता है, उसके ये लगातार संपर्क में थे। ये तीनों चेन जूंग फेंग, लियो और पेंगफाई, ये तीनों लोगों को अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के साथ ही अब जेल में भेज दिया है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से ये नेक्सस है उसको लगातार तोड़ने में एसटीएफ जुटी हुई है और कई अहम चीजें अब जानकारी प्राप्त होगी जब ये तीनों गिरफ्तारी में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेरठ में अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। एमडीए की टीम ने थाना पल्लवपुरम इलाके के परिवहनपुरम में कार्रवाई की है। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर एमडीए की टीम पहुंची, अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी अवैध निर्माण किया गया है, सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है, वहां प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसी ही कार्रवाई आज मेरठ के पल्लवपुरम में देखने को मिली। देश की सबसे पुरानी झांसी का सुकवा ढुकवा बांध 116 साल बाद भी बुंदेलखंड की धरती को सींचने का काम कर रहा है। अब तक आपने इस नायाब बांध को ऊपर से या फिर तलहटी से देखा होगा, लेकिन आज न्यूज़ 18 बांध के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएगा। हमारे संवाददाता ने बांध के अंदर जाकर उसका जायजा लिया है, वो तस्वीरें भी देखिए। ये सुकवा ढुकवा बांध है जहाँ से लगातार पानी छोड़ा जाता है, नदी में जाता है और यही बेतवा नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं जो बांध बनाए गए थे बुंदेलखंड में, वो आज किसानों की खेती के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। हर साल इसमें पानी, लाखों क्यूसेक पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पूरे साल किसानों की खेतों में पानी जाता है, उनकी फसल को अच्छा उगाता है। एक बार फिर से देखिए, आज यहाँ पे जो पानी छोड़ा गया है वो तकरीबन 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है माता टीला डैम और राजघाट डैम से, जो फिलहाल सुकमा ढुकवा डैम ओवरफ्लो होने के बाद आगे बढ़ाया गया है और ये बेतवा नदी में जाएगा। इसके आगे पारीछा डैम पड़ता है, उसमें मिलेगा। आमतौर पर बुंदेलखंड को सूखाग्रस्त माना जाता है। ऐसे में पूरे बुंदेलखंड में डैम ही डैम बनाए गए। 86 में सुकमा डैम 1906 में बनाया गया था और आज इसको तकरीबन 116 साल से भी अधिक का समय हो गया है। 100 साल से भी ज़्यादा का समय पूरा करने के बाद भी सुकमा डैम आज भी बुंदेलखंड में पानी की कमी को पूरा कर रहा है, किसानों के खेत को सींच रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।